देखने को ये मिला है कि भैया आईपीओ में बढ़ चढ़कर निवेशकों ने हाथों हाथ वोडाफोन आइडिया के 18,000 करोड़ का आईपीओ को हाथों हाथ लिया। ऐसा क्या दिख गया कि उसने सीधा ही अपनी होल्डिंग को 10% कर दिया। तो ये सोचने वाला विषय है, और ये सोचने वाला विषय होता है कि डिविडेंड मिल रहा है। पर कुछ लोग जब 118 का नाम सुनते हैं कि एक शेयर पर 118 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, तो भैया वहाँ लोग कूदते। सत्य से आपको रूबरू कराना होगा कि जो कुछ लोग यूट्यूबर आपको आईपीओ का लालच, एफपीओ का लालच, या फिर आपको डिविडेंड का लालच, या फिर ऐसे पेनी स्टॉक का लालच देंगे, तो ये समझना है कि प्रमोटर आने की दिशा से आप पॉजिटिव हो, या कंपनी यानी कि यस बैंक ने पेटीएम के साथ जो पॉजिटिव संकेत करेंगे। लेकिन नाम अब भी आपको पेटीएम से जुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर यस बैंक को फायदा होगा जब वो अपने द्वारा, अपने बैंक के द्वारा उनके व्यापारियों के कामकाज की चीज़ें करेगा। आपको फिर बता दूं, शेयर मार्केट सिर्फ उजाले उजाले देखने का काम नहीं है। मैं हर बार आपको इसलिए ये चीज़ें बताता हूँ ताकि आप अपने कदमों को उस वजह से रोकें जिस वजह से लोग लालच। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एस्टर डीएम हेल्थ केयर की। उसने 118 रुपये का डिविडेंड, जो इसकी आज की रिकॉर्ड डेट थी, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे यस बैंक के बारे में, और बात करेंगे पेटीएम, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, और बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसके अंदर एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर फिर कभी ना कभी वो कम करके कुछ निवेशकों को फंसा कर भाग जाते हैं। यानी कि बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, शेयर मार्केट सिर्फ उजाले उजाले देखने का काम नहीं है। मैं हर बार आपको इसलिए ये चीज़ें बताता हूं ताकि आप अपने कदमों को उस वजह से रोकें जिस वजह से लोग लालच में पड़कर फिर बाद में कहते हैं हम पछता रहे हैं। तो जब हमें पता है कि हम पछता सकते हैं तो उससे पहले ही अपने कदम को हमें पीछे करना पड़ता है। मेरा माध्यम किसी भी शेयरों को निकलवाना, बिकवाना, या फिर होल्ड करवाना, या खरीदवाना, एवरेज करवाना बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि उस सत्य से आपको रूबरू कराना होगा कि जो कुछ लोग यूट्यूबर आपको आईपीओ का लालच, एफपीओ का लालच, या फिर आपको डिविडेंड का लालच, या फिर ऐसे पेनी स्टॉक का लालच देंगे जो आपको मल्टी बैगर शेयर बनाकर जाएगा। मैंने आपको कई बार कहा है कि जब हम किसी का नुकसान करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो वहाँ पर हमारा भी नुकसान बाद में होता है। तो फिर हमारे चैनल से कभी भी गलत चीज़ें नहीं निकलेगी, बल्कि अगर वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो फिर आपकी ही कुछ ऐसी लालची भावना है जिसे कुछ लोग नहीं समझ पाते, है ना। नहीं तो मैं डीएम हेल्थ केयर जो एक कंपनी है उसके बारे में भी, डिविडेंड के बारे में बता चुका हूँ, कई कंपनियों के बारे में बता चुका हूँ। इस तरीके से बाद में लोग उसके अंदर फिर टेंशन में आते हैं, फिर कहते हैं सर कि हम फंस गए। देखो सर, जब 118 रुपये का डिविडेंड डीएम हेल्थ केयर ने बताया, बोर्ड ने मंजूरी दी 12 अप्रैल को, तो उस टाइम शेयर 488 रुपये में था। अब 488 रुपये में जब ये शेयर था तो मुझे लगता है कि कुछ निवेशकों ने इसे 500 रुपये के ऊपर ही लिया होगा, या इसके अंदर फ़ायदे में वो व्यक्ति रहेंगे जो इसको 400 से नीचे लेकर पहले बैठे और उनको बाद में पता लगा कि डिविडेंड मिल रहा है। पर कुछ लोग जब 118 का नाम सुनते हैं कि एक शेयर पर 118 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, तो भैया वहाँ लोग कूदते हैं और फिर वो प्राइस नहीं देखते कि हम किस प्राइस पर ले रहे हैं और किस प्राइस पर ये इसका डिविडेंड घोषित हुआ था। तो कुछ इस तरीके से ही जब शेयर ने 488 रुपये करीब का जब चल रहा था, तो फिर उसके बाद शेयर 522 या उससे ऊपर भी गया। तो मुझे लगता है लोगों ने 522 उससे ऊपर उसी रेंज में शेयर को ले रखा है। और मैंने इसके बारे में आपको चेताया था कि भाई इस तरीके के लालच में हमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देखो सर, हमारी नज़र नहीं पड़ रही है कि ये 118 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, बड़े बड़े निवेशक भी होंगे उसके अंदर, पर उन्होंने
उस दिलचस्पी से तो नहीं दिखा आपको कि किसी बड़े फंड ने इसके शेयर उठा लिए हैं, 118 का डिविडेंड उसको मिलेगा। हम और आप उठा रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं हम 24 तारीख को निकल जाएंगे। कंपनी का रिकॉर्ड डेट आज था और कंपनी ने आज ही 104 रुपये का नीचे का लोअर सर्किट लगा दिया। शेयर आज आपको करीब 404 रुपये में मिल रहा है, यानी कि जिसने 520-22 रुपये में मिल रहा है उसको अपना पैसा देकर ही वो डिविडेंड मिलेगा मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। क्योंकि भैया अभी 404 रुपये करीब का शेयर है और कल को ये शेयर 20-30-40 रुपये और टूट गया, कुछ लोग फिर इसको फंसे हुए महसूस करेंगे अपने आप को, पर डिविडेंड उनको मिलेगा। देखो सर, इस तरीके से लालच के भावना से किसी शेयर को मत ले कि वो डिविडेंड दे रहा है। डिविडेंड का मतलब यही है कि भैया जब वो देगा तो उसकी प्राइस नीचे की तरफ आएगी। कुछ लोगों ने सोचा 24 सुबह ही निकल लेंगे, 24 तारीख को, मौका नहीं दिया। क्या हुआ इसके अंदर? कुछ लोग ट्रैप हो गए, कुछ लोग समझदार हैं, इसको होल्ड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे 488 से अगर हम लगाएं तो शेयर 404 रुपये मिल रहा है, यानी कि करीब 84 रुपये कम में हो गया है शेयर। जिन्होंने 488 में लिया उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 488 में लिया होगा तो 118 का अभी भी डिविडेंड मिल रहा है, तो उनको भी अभी कुछ ना कुछ रुपयों का फ़ायदा है। पर जिन्होंने 520-522 में लिया होगा उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको 118 तो मिलेंगे, बाकी आप अपना देख लो भाई कितना आपका नीचे शेयर जा रहा है। कल को अगर ये शेयर गिरा, वही लोग टेंशन में आएंगे जो लोग इसके 118 के डिविडेंड लेने से पहले उत्साहित थे। और जब मैं आपको बता रहा था सोच समझ कर लेना इन चीज़ों के बारे में, तो वही चीज़ें आज आपको देखने को मिली। अब ये नहीं कि अभी आगे भाग जाए गिरे, मैं आपको एक चीज़ें समझा रहा हूँ। लालचवश किसी भी शेयर के डिविडेंड को लेने के लिए शेयर मत खरीदें, बल्कि रखने के उद्देश्य से। क्यों रखने की उद्देश्य से? कंपनी एक तो सर हेल्थ केयर में कंपनी चैन में काम करती है, हॉस्पिटल चैन में काम करती है, तो बेस्ट कंपनी है। और कंपनी की सेल्स भी अगर हम देखें तो सर कम नहीं है। कंपनी की सेल दिसंबर 2023 में 3,711 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल्स थी दिसंबर 2023 में। तो अब हमें Q4 इसका देखना पड़ेगा। 209 करोड़ रुपए की कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी का कैश फ्लो भी सही है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी के अंदर है तो बहुत पॉजिटिव है। अब रखने की क्षमता किसके पास होगी? क्योंकि मुझे ये लगता है कि 118 के लालच में किसी के 200 रुपये निकल रहे हों, फिर तो उसे होल्ड ही करना पड़ेगा ना। ये तो फिर हमने खुद ही अपने कदमों को आगे किया है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कल को गिरेगा, भैया अगर कल को गिर गया फिर क्या होगा ये सोचो आप। तो मैं जो चीज़ें आपको समझाता हूँ, सबसे पहले अपने लालच को कम करना है, और जब हम लालच को कम करते जाएंगे मुझे लगता है आगे की स्थितियों में बहुत अच्छे हम होते जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कंपनी अच्छी है, कंपनी की मैंने फंडामेंटल भी चेक किया, अच्छा है। पर ये इस तरीके की जो डिविडेंड लेने की भावना है वो आपको लाजमी त्यागनी होगी। और अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो फिर होल्ड करके ही वो चीज़ें आपको लेनी होगी। तो उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना है। देखो सर पेटीएम आजकल आपको थोड़ी सी रंगीनता करते हुए दिखा रहा होगा। पेटीएम के ऊपर मेरी पूरी नज़र है और पेटीएम के ऊपर मैंने थोड़े से पॉजिटिव संकेत भी दिए हैं। पेटीएम आपको पता है आरबीआई की सख्ती के कारण जो इसका पेटीएम बैंक है, जो नियमों का उल्लंघन से चल रहा था, उसे आरबीआई के द्वारा बाधित किया गया है। और वहाँ पर देखने को मिला है कि पेटीएम उस वजह से कितना ज़्यादा आपको गिरता हुआ देखने को मिला। आप इसके साउंड बॉक्स, मेडिकल हो या फिर कोई भी शॉप हो, वहाँ पर पिक्चर हॉल हो, वहाँ पर देखने को मिल जाते थे क्यूआर कोड इसके यूपीआई के माध्यम से पैसे जो ये लेता था अपने मर्चेंट अकाउंट जो इनके होते थे। जैसे कि किसी शॉप के आगे आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलता था, तो वो पेटीएम बैंक के थ्रू होता था। एक नियम के अनुसार अब इसको वो चीज़ें आगे नहीं करनी थी, लेकिन इसने अपने मर्चेंट हैंडल को यस बैंक में हस्तांतरित कर दिया है। यानी कि अब यस बैंक देखेगा कि भाई जो पेटीएम बैंक्स में जिस तरीके से पेटीएम ने पहले ग्राहकों के, व्यापारियों के केवाईसी करवा रखी थी, अब पेटीएम कह रहा है कि भैया हमने तो ट्रांसफ़र कर दिया, अब यस बैंक को देखना है कि वो अपने सिरे से दोबारा से सत्यापन कर सकता है केवाईसी का। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको देखने को मिल रहा है कि पेटीएम बैंक के जो भी कस्टमर
पेटीएम के थे वो अब किसके द्वारा चीज़ें होंगी उसकी, यस बैंक के द्वारा होगी, लेकिन नाम अब भी आपको पेटीएम से जुड़ा हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर यस बैंक को फायदा होगा जब वो अपने द्वारा, अपने बैंक के द्वारा उनके व्यापारियों के कामकाज की चीजें करेगा, तो वहाँ फायदा किसे होगा भाई, फायदा वहाँ यस बैंक को भी होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत आ गया। और पेटीएम यहाँ से जिंदा हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उसने अपने जो खाते थे, मर्चेंट अकाउंट थे, उसको हस्तांतरित कर दिया। यानी कि अब एक सोल्यूशन पेटीएम का हो गया। पेटीएम के सह संस्थापक जो है विजय शेखर जी, उन्होंने 2 साउंड बॉक्स जो देश में बने हैं, 2 साउंड बॉक्स जो देश में बने हैं, जो यूपीआई के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट लिए जाती है, उसको उन्होंने साउंड बॉक्स को लॉन्च कर दिया। यानी आएगा अब भी पेटीएम के नाम से ही। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव संकेत आ गया पेटीएम के अंदर। तो हर एक स्थिति को हमें न्यूज के द्वारा भांपने की जरूरत है। और इस वजह से, हस्तांतरित होने की वजह से, यस बैंक के अंदर भी आपको मजबूती पकड़ मर्चेंट अकाउंट वाली देखने को मिली है। तो यहां पर यस बैंक का भी व्यापार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको पॉजिटिव संकेत पेटीएम और यस बैंक में देखने को मिल रहे हैं। एक न्यूज निकलकर ये आ रही थी, पहले जापान की चीजें थी, फिर कल आपको एनबीटी जो एक अमीरात की एक बड़ी कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है यस बैंक के अंदर। इस तरीके की चर्चित लोगों ने बताया, न्यूज आई है, प्रकाशित हुई है कि जिसके अंदर संभावित हिस्सेदारी ये तीनों लोग जो हैं, जिस तरीके से है जापान और ये अमीरात, लेना चाह रहे हैं। किस लिए? क्योंकि यस बैंक को एक प्रमोटरों की ज़रूरत है। अगर यस बैंक को प्रमोटर की ज़रूरत है तो ये है एक पॉजिटिव संकेत। पर आपको देखना है प्रमोटर आने से रास्ता साफ एसबीआई का भी होगा, क्योंकि 26.3% की हिस्सेदारी है, क्योंकि एसबीआई को यस बैंक के अंदर से निकलना है। इस तरीके की न्यूज है। अब आपको यह समझना है कि प्रमोटर आने की दिशा से आप पॉजिटिव हो, या कंपनी यानी कि यस बैंक ने पेटीएम के साथ जो पॉजिटिव संकेत करे हैं और जैसी फ्लावर के साथ जो पॉजिटिव संकेत किए, जिस तरीके से अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, या फिर अपनी सेल्स कंटिन्यू ग्रोथ की तरफ जा रहा है और अब इसका Q4 आने वाला है, उसे देखकर आप पॉजिटिव हो, या इसे देखकर कि कोई भारी निवेशक यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी लेकर बैठेगा। भैया आपको समझना है, ये बहुत आसान मार्केट है। अगर आप प्रमोटर आने से बहुत उत्साहित हो तो ये आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि उससे पहले एसबीआई और ये सारे बैंक इंडिया के थे जिन्होंने इसको संभाला था। ये भी आप समझ लेना। प्रमोटर आने से और यस बैंक की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, मतलब जिस तरह से न्यूज़ थी कि भाई वो घरेलू निवेशकों को इस तरीके से चीज़ें देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशक ढूंढ रहा है। तो ये न्यूज़ आ रही है भैया अभी, और जब ये न्यूज़ आ रही है, जब ये पूरी चीज़ें हो जाएंगी, तब आपको समझना है, हमें ध्यान रखना है कि एसबीआई उनके आने से निकलेगा और किस रेट पर निकलेगा, वो थोड़ा सा आपको समझने की दिशा पर चलना पड़ेगा। और आपको रखना है Q4 का वेट, और ज़्यादा उत्साहित प्रमोटर आ रहे हैं, ये न्यूज़ चल रही है फिलहाल। और अगर इस प्रकाशित न्यूज जो हुई है, प्रकाशन जो न्यूज हुई है, इसके ऊपर यस बैंक, एनबीडी और जापान की जो चीज़ें हैं उनसे पूछताछ की, तो उनकी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये भी न्यूज में है, तो भैया अभी इसे न्यूज की तरह ले लो। और अगर आपको यस बैंक को मजबूत देखना है तो उसकी सेल्स को देख लो, और पेटीएम के साथ जो किया है वो देख लो। बाकी जो भी चीज़ें हैं यस बैंक के अंदर वो आपको समझनी है, बल्कि ये नहीं समझनी है कि प्रमोटर आएंगे जाएंगे। ये तो सर आपको देखने को मिलता ही रहता है कि प्रमोटर तो किसी अच्छी कंपनी से भी निकल जाते हैं, किसी अच्छी कंपनी में होते ही नहीं है। तो वो पॉजिटिव संकेत देखकर चलोगे। देखो सर, प्रमोटर तो लेके बैठ देंगे हिस्सेदारी, उसके बाद शेयर ना बढ़ा, फिर आप क्या करोगे? आपने लिया प्रमोटर आ रहे शेयर इसलिए, और प्रमोटर का विषय क्या है, 10-20 साल वो तो रहेंगे हमेशा, वो तो रुकेंगे जब मर्जी। फिर आप दिल मत तोड़ना। इसलिए कंपनी की ग्रोथ पर दिमाग लगाओ, कंपनी की विशेषताओं पर दिमाग लगाओ, कंपनी आगे जाकर अपने द्वारा क्या क्या चीज़ें करने वाली है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ कंपनियों में प्रमोटर होते हैं, उनकी सेल्स नहीं होती है, उनके ऊपर निगेटिव चीज़ होती है। तो ये फंडे होते हैं, इनको आपको समझना है। क्योंकि लोग तो वीडियो बनाएंगे भैया, लोगों का काम है, लोगों का काम आपको जागरूक करने का नहीं है, लोगों का काम आपको चढ़ाने का है। और वो इस तरीके से कि कुछ शेयरों के अंदर जब लोग इस वजह से अच्छा बताते हैं कि वो एक छोटा शेयर है और आपको बहुत अच्छा कर सकता है, और वो अपर सर्किट भी लगा रहा है, तो लोग आपको जागरूक नहीं कर रहे हैं। लोग आपको सिर्फ अपर सर्किट देखकर, पैसे बढ़े हुए देखकर आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ विकास
लाइफ केयर की, और विकास लाइफ केयर में ये अभी नहीं हुआ है कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जिस तरीके से एफआईज बढ़ते हैं और उसी तरीके से वो कम होते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। कई बार ये शेयर ऊपर जाकर काफ़ी लोगों को फंसाकर जा भी चुका है, और अब मुझे लग रहा है कि ये फिर वही दिशा में चल रहा है जहां पर प्रमोटर बढ़ने से काफ़ी लोगों की नज़र विकास लाइफ केयर के ऊपर बढ़ी। मैंने आपको एक चीज़ बताई, अभी बताई है, यस बैंक को दृष्टि से बताई है कि प्रमोटर आने से अगर सेल्स ग्रोथ करती गई तो पॉजिटिव, और प्रमोटर आने से सेल्स और डाउन होती गई तो फिर क्या करोगे आप? निगेटिव, क्योंकि आपको तो काम समझ में। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि एफआईज आ रहे हैं तो भैया पहले इसका फंडामेंटल चेक करो, और अगर आपको फंडामेंटल चेक देखकर अच्छा लगता है तो फिर आगे बढ़ो। और मुझे फंडामेंटल देखकर ऐसा प्रतीत होता है, देखो सर शेयर तो बढ़ते ही हैं, कमाने के मौके आती हैं, पर इस शेयर से ज़्यादा दिल जब तक मत लगाना जब तक कि इसकी कुछ सिचुएशन अच्छी ना हो जाए। और अगर आपको और लोगों की बातों में आना है तो फिर आप जो मर्जी कर सकते हो। हम इसकी सेल्स की बात करेंगे। दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 99.28 करोड़ रुपए की सेल्स की थी और करीब 3.87 लाख करोड़ का लॉस कर दिया। तो लॉस वाली कंपनी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लॉस वाली कंपनी के ऊपर एफआईज को ऐसा क्या दिख गया कि उसने सीधा ही अपनी होल्डिंग को 10% कर दिया। तो ये सोचने वाला विषय है, और ये सोचने वाला विषय होता है तेजी का। जब वो आएंगे तो तेजी बनेगी, जब वो जाएंगे तो क्या होगा? माल लपेटेंगे, निकल जाएंगे। हमें समझना हम लॉस वाली कंपनी की तरफ हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें आगे की तरफ नहीं दिख रही है जो उसको बहुत कुछ अच्छा करके जाए। कैश फ्लो की अगर इस कंपनी की बात करेंगे तो 2021, 2022 और 2023 मार्च कुछ नहीं कंपनी ने डाला है, ये भी आपको समझना है। मार्च 2023 में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से करीब 112 करोड़ रुपए माइनस में डाले। नहीं जरूरत थी कंपनी को, इससे पहले भी नहीं डाले। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कंपनी ने कुछ नहीं कमाया है, माइनस में है। दूसरा आपको देखना है कि कंपनी ने कर्जा लिया है, ये भी आपको समझना है, जो करीब 151 करोड़ का है। कंपनी अपनी काबिलियत से कुछ कमाकर नहीं डाल रही है, इन्वेस्टिंग से कुछ कर नहीं रही है, उल्टा कर्जा ले रही है। उस कंपनी के ऊपर एफआईज बढ़े। भैया भागने को तो कहीं भी भागे, पर हमें सतर्क होकर अपनी चीज़ों के साथ देखना है आगे की तरफ। देखो सर ऐसे वीडियो बनाता हूँ जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मेरा माध्यम वो नहीं कि मैं चढ़ाऊँ। देखो सर कोई सी सही व्यक्ति को अगर आप मेरी वीडियो दिखाओगे वो समझ जाएगा, क्योंकि शेयरों के अंदर तो चढ़ावत में ही लोग फंसते हैं। हमें क्यों अच्छे शेयर नहीं दिखते मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो जल्दी से ऊपर नहीं जाते हैं। पेनी स्टॉक इसलिए दिखते हैं वो क्योंकि वो कम पैसों में आते हैं और जल्दी से पैसा देकर जाते हैं, फिर बाद में फंसा देते हैं सालों सालों तक। तो भैया कैश फ्लो भी इसका बेकार है। दूसरा कंपनी लॉस कर रही है। तीसरा कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर अप्रैल 2024 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है, यानी कि मार्च के बाद सीधा अप्रैल इन्होंने एकदम से अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना शुरू कर दिया। मार्च 2024 में कंपनी के अंदर प्रमोटर 11.75% थे, वो भी घट गए हैं। अप्रैल 2024 में करीब 11.38% हो गए हैं। दूसरा चौंकाने वाला दृश्य ये आ गया है, एफआई जो बाहर के होते हैं कभी भी हमें टेंशन देके भाग जाते हैं, जो मार्च 2024 में करीब 4.35% के थे और अप्रैल 2024 में इतना ज़्यादा हो गए करीब 10.49%। जो एफआईज पहले भी कई बार अच्छा स्टेक लेकर फिर कुछ क्वार्टरों में अपने स्टेक को 0.02% तक करके कम चले जाते हैं, फिर वो अचानक से अपनी होल्डिंग को 4.35% करते हैं, वहाँ पर लोग आकर्षित हुए। फिर दोबारा से इस कंपनी के अंदर अप्रैल 2024 में कंपनी में एफआई जो 10.49% है। क्या मिल रहा है इससे? इससे ये मिल रहा है आगे जाकर एफआईज हमें ट्रैप करके जाएंगे, और एफआईज का इतना बढ़ना तब मैं अच्छा मानता जब कंपनी अच्छा काम कर रही हो। तो अब आपको समझना है क्वार्टर फोर में कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया, तो फिर भाई कंपनी में तेजी के संकेत और भी आगे की तरफ मिलेंगे। फिर भी हमें समझना है जल्दबाजी में ये कंपनी सही नहीं होने वाली है। लंबे समय के अंदर कुछ चीज़ें होंगी, फिर वो हमें देखने को मिलेगी, तब हम अपना व्यू आगे तक के बनाते हैं। ये आपको समझना है। तो मेरे हिसाब से दूर तक के ये शेयर देख सकते हैं, लेकिन हमें बीच बीच में अपना भला भी देखना पड़ेगा। जो भला होता है अपना प्रॉफिट।
तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इन चीज़ों को समझिए, आगे ही कुछ ना कुछ अच्छे संकेत आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वैसे वोडाफोन आइडिया पे कल ही मैंने एक पॉजिटिव आपके लिए वीडियो बना दी थी, और अगर आपका विषय लंबे समय का एंकर निवेशकों को देखकर है तो हो सकता है लाजमी ये लंबे समय में विशेषताएं आपके लिए अच्छा करे। कुछ निवेशकों ने जिन्होंने एफपीओ लिया है, जिसके अंदर एंकर निवेशक हैं, वो एफपीओ लेकर बैठेंगे। दूसरा रिटेल निवेशक हम और आप जैसे अगर लिया है, मैंने तो लिया नहीं, अगर लिया है तो जिनको 10 या 11 रुपये करीब का जो मिला है, तो वो अपनी स्थितियों को आगे प्रॉफिट पर बेच भी सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 25 अप्रैल को एफपीओ जो है लिस्ट होगा, और हो सकता है कि उस वक्त इसके अंदर गिरावट आए, क्योंकि और इक्विटी कंपनी के अंदर आएगी। और दूसरा, अगर जो एफपीओ को इसी बहाने से लेकर बैठा है कि भैया मुझे निकलना है, तो वो छोटे निवेशक निकलेंगे, बड़े नहीं निकल सकते, क्योंकि बड़े लंबा सोचकर इस कंपनी के अंदर बैठे हैं। तो वहाँ पर एक निगेटिव चीज़ हो सकती है गिरावट की। और अगर आपका विषय लंबे का है तो भैया फिर लंबे विषय में ये सही हो सकता है, और तब जब ये अपना 5G जल्दी से जल्दी लॉन्च करेगा, ये मैं आपको बता दूं। एफपीओ कंपनी का आ गया, और देखने को ये मिला है कि भैया एफपीओ में बढ़ चढ़कर निवेशकों ने हाथों हाथ वोडाफोन आइडिया के 18,000 करोड़ का एफपीओ को हाथों हाथ लिया, और करीब 6.4 गुना आवेदन प्राप्त हुए हैं। यानी कि 18,000 करोड़ के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपए के आवेदन प्राप्त हुए हैं। भैया ये निवेशक कैसे हैं जो अभी तक इस कंपनी को डाउन मान रहे थे, पर अचानक से 6.4 गुना इसका आवेदन आए, और जहां 18,000 करोड़ चाहिए तो वहां 90,000 करोड़ रुपए देने के लिए लोग तैयार हैं। तो भैया वो देखकर होता है जीक्यूजी पार्टनर, मोतीलाल ओसवाल जी और अन्य 60 ऐसे जो निवेशक हैं, एंकर निवेशक हैं, जिनके अंदर देश के भी हैं, विदेश के भी हैं। देखने वाली बात रोचक तब होगी कि जिस दिन ये 25 अप्रैल को लिस्ट होगा, उस टाइम कौन इसके अंदर से अपनी होल्डिंग को बेचकर निकलता है, क्योंकि उनको सीधा सीधा 3-4 रुपये 5 रुपये जितने का भी उस टाइम शेयर होगा, वो प्रॉफिट मिल रहा है। और जो लंबे समय के लिए बैठेगा भैया, वो फिर 5G का वेट करे। जब इतनी जहदोजहद इतने सालों से फंड जुटाने के लिए कंपनी ने वादे किए, और वो वादों को कंपनी ने एफपीओ के द्वारा अपने 2075 करोड़ के द्वारा, दूसरा अभी आगे से फिर जो आएगा 25,000 करोड़ जो डेट के माध्यम से आएंगे, वो राह हमें दिखाई है। अगर कंपनी इन 18,000 करोड़ में से एफपीओ में जो शामिल है जल्द में अपनी 5G लॉन्च करे, तो भैया वो देखने का दृश्य होगा कि अभी तक के 2 प्लेयर थे 5G में, तीसरा वोडाफोन आइडिया आ रहा है। तो पॉजिटिव संकेत एंकर निवेशकों को देखकर है। दूर का शेयर है, पास का शेयर की जल्दबाजी इस शेयर में मत करना। कंपनी के अंदर काफ़ी कर्जा है, उसको भी कंपनी संभालेगी। कंपनी 5G 4G को मैनेज करेगी। कंपनी फिर उन टावर वाली कंपनियों को भी उनको पैसा देना है जिनसे वो पहले ही सेवाएं लेकर बैठा है, तो उन चीज़ों को भी आपको समझना है। फिर एंकर निवेशकों ने जो पैसा डाला है वो आज और कल के लिए नहीं डाला है, ये पॉजिटिव संकेत है। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या वोडाफोन आइडिया में नीचे लेकर 2-4 रुपये में भाग जाएंगी? भैया उनको अच्छा बेनिफिट चाहिए। अगर एसबीआई भी अगर यस बैंक से निकल रहा है तो भैया करीब कितने रुपए में लिया उन्होंने? 10 रुपये में निकले। अगर निकलना पड़ेगा तो वो अभी भी 15 रुपये का करीब का फ़ायदा है। तो ये चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। इसी तरीके से यस बैंक के अंदर अगर किसी ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा तो उन्होंने कहाँ बेचा और कहाँ लिया था, तो वो आपको समझना है ना। सारी स्थितियों को आपको समझना है। यहाँ से वोडाफोन आइडिया गाड़ी सही सलामत है, पर गाड़ी के अंदर अभी भी प्रॉब्लम है, वो 25 अप्रैल की है, उसे हमें देखना है। और ये देखना है कि कौन रिटेल निवेशक अपनी चीज़ों को ढीला करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जल्दबाजी के लिए भी आते हैं। जैसे आईपीओ कुछ ले लेते हैं लोग, सोचे लिस्टिंग होगा निकाल दूंगा। जैसे डिविडेंड अभी आपको देखने को मिला, भाई जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगी उसके अगले दिन निकाल दूंगा, बैठे बैठे पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके के भी निवेशक होते हैं। और मुझे ऐसे प्रतीत होता है जो व्यक्ति ये सोचकर निवेश करता है कि भैया मैं किसी कंपनी का डिविडेंड ले लूँगा या एफपीओ ले लूँगा, उसके लिस्टिंग होते ही निकल जाऊँगा,
मुझे वो समझ में नहीं आती चीज़ें, वो कभी कभी सफल होती हैं सर। एफपीओ कंपनी कब क्यों लाती है? क्योंकि एफपीओ कंपनी इसलिए लाती है, आईपीओ के बाद से तो कंपनी बर्बाद हो गई है भाई। कंपनी को पैसों की जरूरत है ना, तभी तो एफपीओ ला रही है वो पब्लिक के सामने दोबारा से। तो जब वो पहले कमजोर है, वो तो अपने को मजबूत करने के लिए ला रही है ना, तो वो अपनी नींव को मजबूत करने के लिए ला रही है, ना कि हमें पैसा देने के लिए। तो ये एक पोजीशन आपको समझना है। वैसे भी कल आपके लिए मैंने पॉजिटिव संकेत दिए थे, अब ये 25 की चीज़ें हमें देखनी है, लंबे समय के लिए हमें देखना है। तो यस बैंक ने पेटीएम का साथ दे दिया, पेटीएम के मर्चेंट हैंडल्स को हस्तांतरित हो चुका है। अब साउंड बॉक्स फिर से पेटीएम का गूंजेगा और कहेगा पेटीएम करो, और ये आपको समझना है, इससे दोनों चीज़ें मजबूत हो रही हैं। और यस बैंक के अंदर जो भी खरीदारी आ रही है उसको पूर्ण होने दो, पूर्ण बातें होने दो, उस पर फिर चीज़ें देखनी है। फिर विकास लाइफ केयर के अंदर आपको देखना है कि एकदम से 4 से 10 एफआईज का होना, ये पहले भी हो चुका है। चीज़ों को समझो, कोई भी कंपनी के अंदर अभी फंडामेंटल मजबूत नहीं है। एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर जो एक शेयर है वाकई लाजवाब है, पर आपको काम देखना है। डिविडेंड की स्थितियाँ तो आप लेकर पहले ही बैठे हैं। काम मुझे अच्छा लग रहा है, सेल्स अच्छी कंपनी कर रहा है, कैश फ्लो भी कंपनी का अच्छा है, पर अब ये देखना है अगर कल ये फिर से गिरता है तो वहाँ पर थोड़ी सी टेंशन उन निवेशकों को आने वाली है जिन्होंने डिविडेंड के लालच से लिया था, है ना। तो भैया ये होल्ड करने वाला शेयर है, पर अब जिस चीज़ में हमने कदम बढ़ाई दी है, अब उसे 118 का डिविडेंड की चीज़ों के साथ भी देखना है ना कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको टेंशन दे ना सके, और कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके, और कोई भी आपको शेयरों को लेने के लिए प्रेरित कर ना सके। इस चैनल पर सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी, सत्यता नॉलेज मिलेगी, देख रेख वाली नॉलेज मिलेगी, और उसके द्वारा आप आगे की दृष्टि देख सकते हो। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी व्यक्ति आपको टेंशन दे ना सके। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।